हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके के हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के बहुत ही शानदार प्रश्न जो कि आपके एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम से संबंधित दोस्तों ये जो हमारी क्लास है वो 25वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 24 क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी सभी नए अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर एंड पोरस फॉट ए बैटल एट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। सिकंदर और पोरस ने किस नदी के किनारे युद्ध किया? तो दोस्तों सिकंदर और पोरस ने किस नदी के किनारे युद्ध किया था? तो ये किया था झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इस युद्ध को दोस्तों हाइडेस पीच युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 326 बीसी में, आपने याद रखना है। बाकी बात करें दोस्तों अलेक्जेंडर की, तो अलेक्जेंडर पूरे विश्व को जीतता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा था। उसमें दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। तो दोस्तों जो गंधार राज्य था उसका जो राजकुमार था आंबिक कुमार, उसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और दूसरा था दोस्तों वर्तमान पाकिस्तान जो कैकेयी वंश था, तो उसने दोस्तों जिसका जो राजा था पोरस, उसने सिकंदर से युद्ध करने की ठानी थी। और सिकंदर को इस युद्ध में दोस्तों काफ़ी हानि उठानी पड़ी थी। हालांकि पोरस की इसमें हार हो गई थी और सिकंदर की सेना जो थी दोस्तों वो हार गई थी, यानी कि बुरी तरह थक गई थी। इसमें जीत तो सिकंदर की हुई थी, लेकिन जब जो सिकंदर था इसकी सेना ने झेलम नदी को पार किया और उसके बाद ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इसकी सेना जो थी दोस्तों बुरी तरह थक चुकी थी। और उसके बाद इसका जो मुकाबला था वो चंद्रगुप्त द्वितीय से जो चंद्रगुप्त मौर्य शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी सेना के साथ होना था। और इसी कारण उन्होंने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गुप्ता पीरियड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स वर इशूड इन। गुप्त काल में अधिकतम संख्या में सिक्के जारी किए गए थे। तो दोस्तों गुप्त काल जो है इसमें सोना, चांदी, कॉपर सभी तरह के सिक्के जारी किए गए थे, लेकिन जो मैक्सिमम या फिर लार्जेस्ट नंबर के जो कॉइन जारी हुए थे वो हुए थे गोल्ड के। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएंगे। और दोस्तों बात करें कॉपर कॉइन की, तो गुप्त राजा था रामगुप्त, उसके द्वारा ही दोस्तों एकमात्र शासक था जिसके द्वारा तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फेमस कोणार्क सन टेम्पल वाज बिल्ट बाय। जो विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य का मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था दोस्तों नरसिम्हा देवा के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नरसिम्हा देवा। कई बार मैंने आपको बताया है इसके बारे में। तो कहाँ है कोणार्क का सूर्य मंदिर? ये है दोस्तों उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में। और दोस्तों कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था 1244 से 1250 के पश्चात। इसी के दौरान 1244 से 1250 के बीच इसे बनाया गया था। और जो नरसिम्हा देवा था दोस्तों यह गंग डायनेस्टी का राजा था। और इसे ये जो मंदिर है दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर, इसे ब्लैक गोल्डा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ कनौज वाज फॉट बिटवीन शेरशाह एंड। आपको बताना है कनौज का युद्ध शेरशाह और किसके मध्य हुआ था? तो कनौज का युद्ध हुआ था दोस्तों शेरशाह और हुमायूं के बीच। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शेरशाह और हुमायूं के बीच। तो कब लड़ा गया? ये लड़ा गया था दोस्तों 1540 में। इससे पहले एक और युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1539 में दोस्तों। कौन सा? चौसा का युद्ध। और जो ये जो कनौज का युद्ध है इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध के पश्चात दोस्तों हुमायूं का जो दिल्ली है उस पर कब्जा हो गया था और हुमायूं को बाहर छोड़कर जाना पड़ा था। उसके बाद हुमायूं की वापसी कब हुई थी दोस्तों? तो हुमायूं की वापसी होती है 1555 और 56 के अराउंड हुमायूं की वापसी होती है। जो शेरशाह था दोस्तों इसकी जो मृत्यु थी वो 1545 में ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सक्सीडेड औरंगजेब। आपको बताना है औरंगजेब के बाद कौन शासक बना था? दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। अंतिम दोस्तों जो औरंगजेब था यह अंतिम प्रभावी मुगल शासक था। इसके बाद दोस्तों इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी बना था वो बना था मुअज्जम। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, जिसने दोस्तों बहादुर शाह प्रथम के नाम से उपाधि धारण कर वो जो शासक बना था। तो मुअज्जम जो था वो अगला शासक बना था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसने बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करी थी। और दोस्तों इसको शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। औरंगजेब के बाद दोस्तों ऐसे ही शासक पैदा हुए। इसके बाद दोस्तों जहांदार शाह बना जिसे लंपट मूर्ख कहा जाता था। उसके बाद
फ्रक्शियर शासक बना, जिसे घृणित कार्य कहा जाता था, यानी कि जो अयोग्य शासक इसके बाद हुए थे। नेक्स्ट है हु रोट सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो दोस्तों जो सरफरोशी की तमन्ना है अब हमारे दिल में है, इसको किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसको लिखा गया था बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये दोस्तों एक उर्दू पोइट थे, उनके द्वारा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजुए कातिल में है, तो इस गीत को लिखा गया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनका जन्म दोस्तों पटना में 1901 में हुआ था। बाकी जो मोहम्मद इकबाल हैं इनको आप जानते ही होंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इनके द्वारा गाया गया था। नेक्स्ट है द आर्य समाज इज अगेंस्ट, आर्य समाज इसके विरुद्ध है। तो दोस्तों आर्य समाज जो है वो कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कब हुई थी आर्य समाज की स्थापना? 1875 में दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना करी गई थी। किसकी प्रेरणा से? तो दोस्तों इनके गुरु थे मथुरा के स्वामी बिरजानंद, उनकी प्रेरणा से इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। नेक्स्ट है द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1942 में। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, 1942 में शुरू किया गया था। और बात करें दोस्तों 1920 में, तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा पहला जो चंपारण आंदोलन था, इनके द्वारा पहला सत्याग्रह जो था वहाँ किया गया था। और 1918 में दोस्तों आपने जो अहमदाबाद मजदूर मेले हड़ताल थी वो हुई थी। नेक्स्ट है पहली भूख हड़ताल वहाँ हुई थी। व्हेन डिड इंडिया बिकम ए कंप्लीट सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? दोस्तों भारत कब बना था एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य? तो ये बना था 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1947 को दोस्तों भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य जो बना था वो बना था 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसी दिन दोस्तों भारत का संविधान जो था वो लागू हुआ था। 26 जनवरी 1949 को दोस्तों हमारे संविधान को पारित किया गया था, लेकिन इसमें दोस्तों इसके लगभग 15 के अनुच्छेद जो थे वो ही लागू हुए थे, बाकी इसके 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। इनमें जो मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा आपको बताना है मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सैन्य और शैक्षिक के अतिरिक्त उपाधियों का उन्मूलन। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए, बी, सी जो है दोस्तों तीनों मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। तो बात करें मौलिक कर्तव्य की दोस्तों, इनको कब जोड़ा गया था? तो इनको जोड़ा गया था दोस्तों 1976 में, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। कितने हैं मौलिक कर्तव्य वर्तमान में? वो है 11। ये आते हैं आर्टिकल दोस्तों 51 ए के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक और महालेखागार की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? ये की जाती है दोस्तों 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी कि जो टेन्योर है वो है 6 वर्ष का और जो अधिकतम उम्र है वो है 65 वर्ष की। तो दोस्तों भारत के नियंत्रक और महालेखागार जो हैं इनका जो वर्णन है वो कहाँ है? तो दोस्तों यह है आर्टिकल 148 में, 148 में इनका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? तो दोस्तों ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्यायिक पंचायत जो है ये तीनों पंचायती राज की संस्थाएं हैं, लेकिन ग्राम सहकार सोसाइटी नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्राम सहकारी सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच द ऑर्बिट ऑफ मार्स वाज, मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला प्रथम एशियाई देश कौन था? तो ये था दोस्तों भारत। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। भारत अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंच गया था। तो कब दोस्तों 2014 सितंबर 2014 में भारत जो था वो मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला प्रथम एशियाई देश बन गया था। इससे पहले दोस्तों चाइना ने प्रयास किया था, लेकिन उसका प्रयास जो था वो असफल हो गया था। और बात करें दोस्तों ऑल ओवर वर्ल्ड की, तो सबसे पहले जो कोशिश करी थी वो यूएसएसआर के द्वारा, यानी कि सोवियत संघ के द्वारा करी गई थी, लेकिन सक्सेसफुली जो पहली बार 1964 में पहुंचा था तो दोस्तों वो था अमेरिका जो था। सबसे पहले नासा ने सबसे पहले अपना जो मिशन था वो मंगल पर पहुंचाया। उसके बाद दोस्तों यूएसएसआर और उसके बाद यूरोपियन
जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा, यानी कि भारत ओवरऑल चौथा देश बना था मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएमटी मीन्स, आपको बताना है जीएमटी का अर्थ है। जीएमटी का अर्थ है दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्रीनविच मीन टाइम। दोस्तों ये जो है वो कहाँ स्थित है, ये है इंग्लैंड में स्थित है और इसको 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है, इससे टाइम का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द इमेजिनरी लाइन्स एनसर्कलिंग द अर्थ हॉरिजेंटली कॉल्ड, पृथ्वी को क्षैतिज रूप से घेरने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। दोस्तों क्षैतिज रूप से घेरने वाली जो हॉरिजेंटली लाइन्स हैं उनको लैटिट्यूड कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपने ग्लोब को देखा होगा इस तरह दोस्तों, जो इस तरह की लाइनिंग है इनको लैटिट्यूड्स कहा जाता है और जो इस तरह की लाइनें हैं इनको लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है, यानी कि देशांतर कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन नेचुरल कॉज ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ रोड इन हिली एरियाज, तो पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के विदारण का जो मुख्य प्राकृतिक कारण है दोस्तों वो है लैंडस्लाइड, भूस्खलन के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों अधिकतर सड़कें जो हैं वो खराब होती हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा लैंडस्लाइड। नेक्स्ट है विच रिवर ओरिजिनेट्स बियॉन्ड हिमालय, कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है, तो हिमालय के पार से जो नदी निकलती है वो है इंडस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा सिंधु नदी। क्योंकि दोस्तों बाकी सभी जो नदियां हैं वो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, लेकिन सिंधु जो है यह तिब्बत के दोस्तों कहाँ से निकलती है, तो यह कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज राइस बॉल, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन सी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है बर्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो दोस्तों ये है मणिपुर में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मणिपुर की जो झील है लोकटक झील उसमें केवल लामजाओ नेशनल पार्क, तो दोस्तों कहाँ है, ये है मणिपुर में। और जो कुआलालंपुर है दोस्तों ये मलेशिया की कैपिटल है। नेक्स्ट है द टर्म स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर, पद निष्पन्द स्फीति का अर्थ ऐसी स्थिति से है वहाँ, तो ये है मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, स्टैगफ्लेशन ऐसी स्थिति होती है दोस्तों उसमें देश में दोस्तों बेरोजगारी जो होती है वो भी हाई स्तर पर होती है और जो महंगाई है वो भी हाई स्तर पर होती है, तो यानी कि प्रगति की दर मूल्य वृद्धि की दर से कम है, रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लोअर देन द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीजेज, इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, तो रेट ऑफ ग्रोथ स्लोअर देन द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीजेज, इसका ऑप्शन जो है दोस्तों डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक दर ब्याज की दर है, तो दोस्तों जो बैंक रेट है ये वह दर है जिस पर जो व्यावसायिक बैंक हैं जो कमर्शियल बैंक हैं वो आरबीआई से मनी जो है वो उधार लेते हैं, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसी को बैंक रेट कहा जाता है। नेक्स्ट है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ से कौन सा सामान्य रोग होता है, तो प्रोटोजोआ से दोस्तों मलेरिया होता है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा मलेरिया। आप कमेंट करके बताएं कौन से प्रोटोजोआ के द्वारा यह रोग होता है। नेक्स्ट है डीएनए कंटेन्स, तो डीएनए में क्या होता है, तो डीएनए में दोस्तों पेंटोज शुगर होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा पेंटोज शुगर। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का त्रिक बिंदु क्या है, तो जो पानी का ट्रिपल पॉइंट है दोस्तों वो है 273.16 केल्विन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हीकल यूज डैश डैश टू सी ऑब्जेक्ट्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, दोस्तों वाहनों में जो पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। यहाँ पर लेंस दिया हुआ है, अगर कोई व्यक्ति लेंस टिक कर देता है तो वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा, उत्तल दर्पण इसका सही आंसर होगा, तो आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जो उत्तल दर्पण है ये गाड़ियों की जो लाइट्स होती हैं हेडलाइट उसमें इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिटमस प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है दोस्तों लाइकेन से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा लाइकेन से। जो लिटमस है दोस्तों यह जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। नेक्स्ट है विच इज मेटल इज यूज टू हीट अप द इलेक्ट्रिक आयरन, विद्युत प्रेस को गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो ये होती है नाइक्रोम धातु, ऑप्शन सी से हो जाएगा नाइक्रोम। नेक्स्ट है करंट अफेयर का क्वेश्चन है अली खान
जो स्माइलोव हैं वो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं कजाकिस्तान के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अली खान स्माइलोव जो है वो कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली डेवलप्ड Tu-160M वाइट स्वान बॉम्बर? तो दोस्तों किस देश ने हाल ही में Tu-160M वाइट बॉम्बर स्वान बॉम्बर है विकसित किया है? तो रसिया ने किया है और दोस्तों भारत इसको खरीदने की तैयारी भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार मिशन इज द रिसेंट इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? रोजगार मिशन किस राज्य की नवीन पहल है? तो ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ की। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।